नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम स्फीयर में। और आरआर ग्रुप डी के लिए मैं काफी समय से इन सब चीजों के लिए तैयारी कर रहा था कि आपको जो डिलीवर करूं वो बहुत ही शानदार चीज हो। और उसके बाद अब मैं ये चीजें स्टार्ट कर चुका हूं, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको चीजें जो है वो रेगुलर बेसिस पे मिलती रहें। और आज हमारी जो है वो पहली क्लास है हिस्ट्री की। और इसमें हम धीरे धीरे क्या करेंगे, हम पेपर वाइज चलेंगे। जैसे कि जो प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनका हम एक टॉपिक वाइज सोल्यूशन करेंगे। और इसमें ना फायदे बहुत सारे हो जाते हैं जब हम टॉपिक वाइज चीजों को करते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा फायदा जो होता है वो मैं आपको बताऊं अगर, तो सबसे बड़ा फायदा होता है दोस्त कि हम जो है वो टॉपिक के अकॉर्डिंग चीजों को समझ पाते हैं कि नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो कितने पूछे जा रहे हैं। जैसे अभी आप जब सिंधु घाटी सभ्यता मेरे साथ पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता से किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और प्रश्नों के प्रकार को समझना ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जैसे ग्रुप डी में आप जब साइंस पढ़ेंगे तो साइंस का लेवल आप देखेंगे तो वो पीसीएस के लेवल पर पूछता है। साइंस जो आपसे पूछता है वो पीसीएस के लेवल का पूछता है। तो इसी तरह हर सब्जेक्ट का एक लेवल जो है वो पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इस क्लास की कुछ खासियत है। इसमें सबसे ज्यादा पीवाईक्यू पे डिस्कस होगा, लेकिन एक कोशिश रहेगी मेरी कि आपको अगर मैं एक प्रश्न करा रहा हूँ, एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो उस प्रश्न से उसके बाद बनने वाले जितने भी 10 से 15 प्रश्न हैं उनको मैं आपके सामने प्रस्तुत कर दूं कि अगर कोई भी प्रश्न वहां से फिर आता है तो आप वहां उसको मिस नहीं करेंगे, उसको गलत नहीं करेंगे। दूसरी विशेषता ये है कि पूरा टॉपिक वाइज सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। अगर आप थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं उसके बाद भी आपकी पूरी पूरी वो क्लास जो है तैयार हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट ये है कि ये क्लास आपको मिल रही है दोस्त रिकॉर्डेड। तो हम यहाँ पर कमेंट बाजी में, लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में या फिर शेयर करने में इन सब चीजों पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो जो 1.5-2 घंटे का समय है वो आपको बहुत ही आसानी से आधे घंटे में कंपाइल करके मिल जाएगा, ठीक। तो अब बहुत ही शानदार तरीके से शुरू करेंगे अपना पहला प्रश्न। ये आरआरबी एनटीपीसी का पूछा गया प्रश्न है और 2021 में जब एग्जाम हुआ था तब पूछा गया था। प्रश्न ये है कि मानव गतिविधियों और सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल का कालानुक्रमिक क्रम क्या है ना। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर अब बात करना शुरू करेंगे और बात करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे इतिहास की, है ना। किसकी बात करेंगे दोस्त? इतिहास की। इतिहास, और इतिहास क्या है? जो बीत चुका है उसका जब हम अध्ययन करते हैं तो वो क्या होता है? इतिहास होता है। और यहाँ पर इतिहास को 3 मुख्य भाग में बांटकर पढ़ाया जाता है। अब देखिए क्या होता है इतिहास को जानने का स्रोत। तो खुदाई में कुछ चीज मिल गई, कोई किताब मिल गई, यही सब चीजें होती हैं, सिक्के मिल गए, इन सब चीजों को हम पढ़कर बताते हैं कि इसका इतिहास क्या रहा है। तो इसको जब हमने पढ़ा, जब जाना, तो उसके आधार पर 3 तरह से इतिहास को बांटा गया। पहला क्या हो जाता है? पहला हो जाता है आद्य ऐतिहासिक, सॉरी, पहला हो जाता है आपका प्राक ऐतिहासिक, है ना। क्या हो जाता है? प्राक ऐतिहासिक, है ना। दूसरा हो जाएगा आपका आद्य ऐतिहासिक, ठीक है। और तीसरा हो जाएगा ऐतिहासिक। यहाँ पर समझिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इनको डिवाइड कैसे करते हैं। प्राक ऐतिहासिक में देखिए सिर्फ एक ही चीज है जो इनको डिवाइड करती है, वो है दोस्त लिपि। लिपि के ही आधार पर हम इनको क्या करते हैं? अलग अलग बांटते रहते हैं। तो लिपि में अगर आप देखेंगे तो जो प्राक ऐतिहासिक है यहाँ पर लिपि जो है वो प्राप्त नहीं हुई है। जब लिपि प्राप्त नहीं हुई है तो हमें इसमें कोई साक्ष्य भी प्राप्त नहीं हुए हैं, ठीक है। दूसरा जो आ जाता है, यहाँ पर हमको लिपि जो है वो प्राप्त हो चुकी है, ठीक है। क्या है? लिपि जो है ये प्राप्त हो चुकी है और हम इसको पढ़ नहीं पाए। हाँ, ठीक है, क्या हुआ? पढ़ नहीं पाए।
लेकिन फिर जब आद्य ऐतिहासिक में आते हैं तो जो लिपि है दोस्त, ये हमें प्राप्त भी हुई है और हमने इसको पढ़ा भी है। अब मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं तो यहाँ पर क्या आ जाता है, पाषाण काल। ठीक है, पाषाण काल कहाँ पर आता है, प्राक ऐतिहासिक काल में आता है। पाषाण काल में न हमको लिपि मिली है न हमने इसको पढ़ा है। फिर आद्य ऐतिहासिक की बात करें तो ये हो जाती है हमारी सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता की हमको लिपि तो मिली लेकिन हम इसको पढ़ नहीं पाए। फिर उसके बाद अगर हम ऐतिहासिक में देखें तो जो हमारी वैदिक सभ्यता थी, जहां पर हमको वेद मिला, उपनिषद मिला, अरण्यक मिला, ये सारी चीजें मिली, तो वैदिक सभ्यता में हमको साक्ष्य मिला और हमने पढ़ा भी। तो अब इसको हमें एक सीक्वेंस में रखना है। तो नवपाषाण काल, देखिए नवपाषाण काल मतलब नया वाला है, तो ये तो सबसे पहले ही गलत हो गया। ठीक है, मध्य वाला कभी पहले नहीं आएगा, मध्य हमेशा बीच में होता है, ये भी गलत हो गया, है ना। धातु युग पहले नहीं आएगा क्योंकि धातु का प्रयोग बाद में हुआ था, ये भी गलत हो गया। बचा क्या दोस्त, बचा ऑप्शन बी, बिना किसी ऑप्शन को पढ़े ही। ठीक है, तो ये विधि आपको हमेशा ध्यान में रखना है। जल्दी सवाल कैसे करेंगे, अब यहाँ पर अगर आप इसको देखेंगे तो पूरा पाषाण काल हो गया, मध्य पाषाण काल भी हो गया और नव पाषाण काल भी हो गया, और यही जो है एक सही क्रम था प्रागैतिहासिक काल का। ठीक है, क्लियर। चलिए, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो पूरा पाषाण जो है ये 20 लाख वर्ष से 10 लाख वर्ष पूर्व था, या फिर इसको आप कर लेंगे 20 लाख ईसा पूर्व से 10 लाख, सॉरी 10,000 ईसा पूर्व तक था। यहाँ पर पत्थर के औजारों का उपयोग किया गया। मनुष्य जो है वो गुफाओं में निवास करता था, भोजन की खोज में इधर उधर भटकता रहता था। सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो थी आग की खोज। यहाँ पर मनुष्य की सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरी हुई, आग की खोज हुई, तो वो जो कच्चा भोजन करता था वहां से पक्का भोजन करना शुरू कर दिया। ठीक है, चलिए फिर मध्य पाषाण काल पे आएंगे दोस्त, और मध्य पाषाण काल जो है ये 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व तक था। यहाँ पर मनुष्य धीरे धीरे बसने लगा था, और एक खोज जो उसने की थी, उसने खेती शुरू की थी और पशुपालन को शुरू किया था। तो खेती और पशुपालन जो थे ये इंपॉर्टेंट थे इस टाइम पर, जब मध्य पाषाण युग में मनुष्य आया। फिर आपका आता है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल 8,000 ईसा पूर्व से 2,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यहाँ पर कृषि की शुरुआत हुई, बस्तियां बसी, मिट्टी के बर्तन बने, वस्त्रों का निर्माण हुआ, सामाजिक संरचना बननी शुरू हो गई, है ना। तो ये सारी चीजें थी। फिर आता है ताम्र युग। ताम्र युग इसलिए आता है क्योंकि पहली बार मनुष्य ने तांबे जैसी धातु का प्रयोग किया था, और जब तांबे का प्रयोग किया तो कृषि में थोड़ी सी तेजी आई। मनुष्य जो है जब कृषि करने लगा तो एक जगह पर बसने लगा, और इस वजह से ग्रामीण बस्तियों का भी विकास हुआ। और फिर क्या हुआ, धीरे धीरे कलाकारियां हुई, और मिट्टी के जो रंगीन बर्तन हैं जिनको हम मृदबांड बोलते हैं, वो भी यहाँ पर हमें प्राप्त होते हैं। तो ये है पूरा क्लासिफिकेशन। उसके बाद अगर आप पढ़ना चाहें तो यहाँ पर कांस्य युग है, 3,000 ईसा पूर्व से 1500। फिर लौह युग आता है और यहाँ पर कृषि क्रांति हो जाती है, और फिर उसके बाद औजार भी बनने लगते हैं। तो धीरे धीरे हम यहाँ पर राज्यों का उदय भी देखने लगते हैं। ठीक है, तो पूरी कथा जो है वो आप लोगों ने ये सुनी कि क्या थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि एक क्वेश्चन जो आपने पढ़ा वहां से आपने कितना सीखा। तो यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन किया था, और उसके बाद मैंने आपको ये सारी चीजें बताई हैं। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ दोस्त मिल जाएगा, नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जाके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और वहां से आपको पूरा पूरा पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, चलो तो शानदार तरीके से आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ते ही पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग सर्वप्रथम मनुष्य ने किया था। अभी मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में ही, ये भी आपके एनटीपीसी सीबीटी 1 का क्वेश्चन है। ये अब सबसे पहले मनुष्य ने किसका प्रयोग किया था, सबसे पहले प्रयोग किया था तांबे का और कांसे का। ठीक है, तांबा और कांसा, है ना, ये दो जो हैं इनका प्रयोग मनुष्य ने सबसे पहले किया था। सोना चांदी मैग्नीशियम ये सब तो आज की धातु आज की नहीं है प्राचीन कालीन ही, लेकिन जो प्रयोग किया गया वो किसका किया गया था, वो तांबे का किया गया था, है ना। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये सीक्वेंस वाइज है। सबसे पहले किसका प्रयोग किया गया था, तांबे का और
कांसे का, है ना। लोहे का प्रयोग जो है ये सबसे बाद में किया गया, जब वैदिक काल था, वैदिक सभ्यता थी, उसके समय पर लोहे की खोज हुई थी। ठीक है, सोना चांदी और टिन इनका भी प्रयोग लगभग लगभग इसी समय हो गया था, लेकिन धीरे धीरे ये क्या हुए, प्रचलन में आए। सबसे ज्यादा प्रचलन, सबसे ज्यादा उपयोग किसका हुआ, तांबे का हुआ, है ना। चलिए, फिर उसके बाद आपसे पूछा गया है, अब आ जाते हैं हम कहां पर, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता पे। और आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो स्थल है वो कहां पर है, पंजाब में स्थित है। आपसे पूछा गया है बनवाली, बनवाली कहां पर है दोस्त, बनवाली है हरियाणा में। कहां पर है, हरियाणा में स्थित है। कोट दीजी कहां पर है, ये पाकिस्तान में ही स्थित है ना। कहां पर, पाकिस्तान में ही स्थित है, जो पाकिस्तान का सिंध प्रांत है वहां पर ये स्थित है। रोपड़ जो है दोस्त, रोपड़ कहां पर है, रोपड़ जो है ये पंजाब में स्थित है। और पंजाब में स्थित होने के कारण ये आपका सही जवाब हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो गया, रोपड़ जो है वो पंजाब में स्थित है। बाकी देखिए ये क्या है, ये एक सिंधु घाटी सभ्यता का मैप है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, मैं यहाँ पर आपको बताऊं, तो ये क्या होता है, नॉर्थ साउथ, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। ठीक है, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका आकार जो था, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से ये था और ये था, है ना। तो सिंधु घाटी का जो आकार था वो ट्रायंगुलर था, यानी कि त्रिभुजाकार था, है ना। तो ये भी आप याद रखिएगा, त्रिभुजाकार था इसका जो आकार था। कुछ स्थल हैं उनको आप याद कर लीजिएगा, जैसे उत्तर में क्या है, मांडा, ये कहां पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में। ठीक, फिर उसके बाद सूतका गैंडोर दास्क नदी के किनारे पर स्थित है, ये अफगानिस्तान में है। उसके बाद आलमगीरपुर, ये हिंडन नदी के ऊपर स्थित है और ये उत्तर प्रदेश में पड़ जाता है आपका। और दक्षिण में क्या है, दक्षिण में आपका पड़ जाता है ताप्ती नदी के किनारे, जो आपका एक तरह से इसको हम भगत राव भी बोल देते हैं, ये स्थल था। और ये कहां पर पड़ जाएगा आपका, ये पड़ जाएगा आपका ताप्ती नदी के किनारे। तो ये चारों जो है वो पीक पॉइंट हैं किसके, सिंधु घाटी सभ्यता के। अब कुछ स्थल हैं उनको आप देखें, तो हड़प्पा, हड़प्पा की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने 1901 में। कहां पर स्थित है, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। यहाँ पर हमें एक अन्नागार भी प्राप्त हुआ है, ये आप नोट करते चलिएगा। फिर मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ही आया है। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को हम क्या बोल देते हैं, जुड़वा राजधानी भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं एक विशाल साम्राज्य की जुड़वा राजधानी। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी खोज की थी राखल दास बनर्जी ने, सीधे एक साल बाद 1922 में। फिर आएंगे आप चनहुदड़ो पर, यहाँ पर आपको मिला क्या था, तो एक स्नानागार मिला था, पुरोहित राजा की मूर्ति मिली थी, नालियों की उत्तम व्यवस्था जो थी ये आपने देखा था यहाँ पर। फिर चनहुदड़ो जो है ये भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ही स्थित है। यहाँ पर मनके बनाने का कारखाना जो है ये मिला था। उसके बाद कुत्ते का जो समाधान है, मतलब जो मालिक था उसके साथ कुत्ते को भी दफनाया गया था, इसके साक्ष्य भी मिले थे। इसको ढूंढा था NG मजूमदार ने 1931 में। फिर लोथल, ये भारतीय क्षेत्र में स्थित है, कहां पर, गुजरात में, है ना। यहाँ लोथल क्या था, एक गोदी था, गोदी मतलब क्या हो जाता है, बंदरगाह। ये क्या था, एक बंदरगाह था। यहाँ से क्या होता था, विदेशों के व्यापार जो है वो किए जाते थे। यहाँ पर आपको धातु निर्माण केंद्र में मिलेगा और चावल के अवशेष भी यहाँ से मिलते हैं। इसकी खोज SR राव ने 1954 में की थी। ठीक है, उसके बाद फिर धौलावीरा, ये भी गुजरात में स्थित है। यहाँ धौलावीरा में सबसे उत्तम जल निकासी प्रणाली थी। ठीक है, क्या था, जल निकास प्रणाली सबसे उत्तम थी। और यहाँ पर जो है वो तालाब और पोखर भी पाए गए हैं, कहाँ पर, धौलावीरा में। तो ये 3 भागों में विभाजित नगर था। ठीक है, आप सबको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगर थे वो 2 भाग में विभाजित किए जाते थे। एक को बोला जाता था दुर्ग, जो ऊपर स्थित होता था, एक को बोला जाता था निचला, नीचे स्थित होता था। ठीक है, लेकिन धौलावीरा जो था यहाँ पर 3 भाग में नगरों को विभाजित किया गया था। इसकी खोज किसने की थी, JP जोशी ने 1967 में की थी। फिर कालीबंगा, कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। यहाँ पर चूड़ियों के साक्ष्य मिले हैं, मेकअप बॉक्स मिला है,
जिसमें मतलब बहुत तरह के सौंदर्य प्रसाधन वाली चीजें थी। और बीबी लाल जो है इन्होंने 1953 में इसकी खोज की थी। फिर राखीगढ़ी और बनवाली ये दोनों कहाँ के हैं? ये दोनों हरियाणा के हैं। राखीगढ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये अभी भी न्यूज में रहता है और ये सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा खोजा गया स्थल है। सबसे बड़ा स्थल क्या है? राखीगढ़ी है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे आपसे पूछा गया है कि सूरकोटदा का पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? अभी आप सबको ये मैं बताते हुए आ रहा हूं कि सूरकोटदा कहां पर स्थित है। सभी लोग इसको जवाब देंगे। तो सूरकोटदा जो है ये कहाँ स्थित है? ये दोस्त गुजरात में स्थित है। गुजरात में एक जिला है कच्छ, है ना। और कच्छ जो है ये भारत का सबसे बड़ा जिला भी है। किसके हिसाब से? ये क्षेत्रफल के हिसाब से, है ना। तो गुजरात में एक जिला है कच्छ और कच्छ में ही स्थित है सूरकोटदा, जहां पर हमको सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है उसको नोट कीजिए कि ये एकमात्र ऐसा सिंधु घाटी का स्थल है जहां पर घोड़े के अवशेष मिले हैं। किसके अवशेष मिले हैं दोस्त? घोड़े के अवशेष मिले हैं। खोजकर्ता की बात करेंगे तो जगपति जोशी ने इसकी खोज की थी। किसने खोज की थी? जगपति जोशी ने। कब खुदाई हुई थी? 1964 से 68 के बीच में इसकी खुदाई की गई थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर पूछा गया है कि कौन सा स्थल जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? हड़प्पा बहुत शानदार तरीके से है, लोथल भी है और मोहनजोदड़ो भी है। एक अलग सा चीज बचता है उरुक, इसको आप कभी भी सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं पढ़ेंगे, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? उरुक जो है ये सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद फिर आपसे पूछा गया है कि 1920-21 में जब खुदाई की गई तो हड़प्पा शहर किस नदी के तट पर खोजा गया था? ऑप्शन है आपके पास रावी, व्यास, झेलम और चिनाब। ठीक है, तो सबसे ज्यादा समझने वाली बात है कि जो ये सभ्यताएं हैं ये नदियों के किनारे ही विकसित हुई हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि तब हमारे पास ना कुआं था, है ना, ना नलके थे और ना ही समरसेबल ये सब चीजें थी। और ये हर घर जल ये सब तो अब आया। तो अब किसी भी चीज के लिए, जीवन के लिए सबसे जरूरी क्या है? जल, क्योंकि क्या बताया जाता है? जल ही जीवन है। ठीक है, अब कोई भी सभ्यता अगर विकसित होगी तो कहां पर विकसित होगी? जहां पर नदियां हैं, नदियों के किनारे किनारे क्या होता है? सभ्यताओं का विकास होता है। आप चाहे इंडस वैली की सभ्यता को आप देखेंगे, आप मिस्र की सभ्यता देखेंगे, आप मोसोपोटामिया की सभ्यता देखेंगे, आप चीन की सभ्यता देखेंगे, हर सभ्यता कहां पर विकसित होती है? नदियों के किनारे विकसित होती है। तो सेम ऐसे जो हड़प्पा सभ्यता थी वो रावी नदी के तट पर विकसित हुई थी। ठीक है, किस नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर विकसित हुई थी। बाकी कुछ और हैं जिनको हम देखेंगे। तो हड़प्पा जो है ये वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में और चन्हुदड़ो ये भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। और इन दोनों का जो एक विकास है वो कहां पर हुआ था? इन दोनों का विकास हुआ था दोस्त सिंधु नदी के तट पर। किसके नदी के तट पर? सिंधु नदी के तट पर। फिर लोथल, ये जो गुजरात का बंदरगाह था, ये लोथल जो है वो कहां पर है? भोगवा नदी के किनारे है। फिर बात आती है धौलावीरा की, ये भी गुजरात में ही स्थित है। मासर और मनहर नदियां जो हैं इनके किनारे पर धौलावीरा स्थित है। फिर कालीबंगा, कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे स्थित है। और राखीगढ़ी, ठीक है, राखीगढ़ी जो है ये घाघरा और हकरा, ठीक है, घाघरा और हकरा नदी के किनारे स्थित है। फिर बनवाली जो है ये भी घाघरा नदी के किनारे ही स्थित है। सूतका गैंडोर मैंने आपको बताया था दास्क नदी के किनारे। बालाकोट जो है ये सोनमानी नदी के किनारे स्थित है। फिर कोट दीजी, कोट दीजी कहाँ है? सिंध प्रांत में है, तो कहां पर स्थित होगा? सिंध नदी के किनारे ही स्थित होगा। फिर बात करेंगे आलमगीरपुर, ठीक है, किसकी बात करेंगे? ये क्या है? आलमगीरपुर। अगर आप इसकी बात करेंगे तो आलमगीरपुर जो है ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है। फिर रोपड़, रोपड़ सतलज के किनारे। सूरकोटदा लूनी नदी के किनारे। मांडा जो है वो चिनाब नदी के किनारे स्थित है।
और ये क्या है, सबसे उत्तरी बिंदु है सिंधु घाटी सभ्यता का। फिर आएंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्त, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि जर्मन और इतालवी जो पुरातत्वविद थे उनकी एक टीम ने मोहनजोदड़ो में जो खोज की थी वो किस वर्ष की थी। तो देखिए, सबसे पहले मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई थी, 1922 में, है ना। हड़प्पा की खोज कब की गई थी, 1921 में, ठीक है, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी के द्वारा। लेकिन जो जर्मनी और इटली से पुरातत्वविद आए थे उन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज कब की थी, 1980 में। तो इसको आप याद रखिएगा, ये थोड़ा सा फैक्चुअल है, तो इसको आपको याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि देखिए सब कुछ आप समझ सकते हैं लेकिन फैक्ट जो है वो आपको याद करने पड़ेंगे। अब मोहनजोदड़ो के बारे में अगर आप देखेंगे तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता था, मृतकों का टीला, ठीक है, क्या बोला जाता था, मृतकों का टीला। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा स्थान प्राप्त हुआ है जहां पर बहुत सारे कंकाल एक साथ पाए गए, तो इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, मृतकों का टीला बोल देते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा इसको क्या बोला जाता था, एक विशाल साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बोला जाता था, तो ये भी यहाँ पर आपको बताया गया है। फिर उसके बाद साक्ष्य की अगर बात करें तो विशाल स्नानागार ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाता है। तो विशाल स्नानागार आपको मोहनजोदड़ो से मिला, दुर्ग जो है वो मिलते हैं, कांस्य का बना हुआ एक भैंस मिलती है, नर्तकी की मूर्ति मिलती है, पशुपति महादेव की मुहर मिलती है, और कपड़े का साक्ष्य और कपास का साक्ष्य जो है वो मोहनजोदड़ो से हमको मिलता है, ठीक है। यहाँ पर टेलीग्राम पर आप चैनल है, लिंक में वो बायो में उसकी लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहां से इसकी पीडीएफ जो है क्लास की ये डाउनलोड कर सकते हैं, और बहुत ही शानदार तरीके से आप इसको नोट्स भी आप अपना बना सकते हैं, और नोट्स नहीं भी बनाना है तो भी आप यहाँ पर सारी चीजें पा जाएंगे, और मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स भी इस पे डले हुए हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, और सीधे सीधे आपसे पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक बड़ा त्रिकोणीय, वृत्ताकार, बेलनाकार, आयताकार। अब आप खुद सोचिए कि अगर कोई स्विमिंग पूल है तो स्विमिंग पूल का आकार क्या होगा, एक तो एक नॉर्मली जो होता है वो आयताकार ही होता है, तो यहाँ पर सिंपल सा आंसर क्या सही होगा, आयताकार आंसर होगा। और इसे हम क्या बोलते हैं, द ग्रेट बाथ भी बोलते हैं। देखिए अब सिंपल सी बात है, इसको समझिएगा कि हमने खोज की, हमें क्या मिला, एक स्नानागार मिला, ठीक है। इसके किनारे किनारे हमको कुछ कमरे भी मिल गए, तो फिर हमने गेस किया कि लोग यहाँ नहाते थे और यहाँ कपड़े बदलते थे। फिर इसके बाहर हमको वेदियां मिल गई थोड़ी, ठीक है, यज्ञ वाली वेदियां मिल गई। तो फिर हमने ये बताया कि यहाँ ये एक धार्मिक स्थल था, यहाँ पर लोग नहाते थे, कपड़े बदलते थे और हवन पूजा ये सब चीजें करते थे, ठीक है। अब ये किसी और भी उद्देश्य के लिए हो सकता है, उस समय के लोग इसको किसी और चीज के लिए यूज करते हो, लेकिन हमें नहीं पता। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है, जब तक उसकी लिपि नहीं पढ़ी जाती दोस्त, है ना, और इसकी लिपि क्या है, पिक्टोग्राफिक है, मतलब चित्रात्मक है, चित्रों के माध्यम से बताया गया है, तो जब तक इसको हम नहीं पढ़ लेते हैं हम कुछ भी गेस करके नहीं बता सकते कि क्या होता था, है ना। चलिए, तो ये था मोहनजोदड़ो का। अब आएंगे तो निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जलाशयों के साक्ष्य मिलते हैं। तो जलाशय के साक्ष्य आपको कहाँ से मिलते थे, मैंने बताया था धौलावीरा से मिलते थे। कहाँ से, धौलावीरा से आपके जलाशय के साक्ष्य जो है वो मिलते थे, ये मैंने आपको पीछे पढ़ाया हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये धौलावीरा से प्राप्त एक जलाशय का साक्ष्य है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक मनहर और मनसर दो नदियां थी, ठीक है, कौन कौन सी, मनसर और मनहर, ये दो नदियां थी, और इनके बीच में एक बांध का भी निर्माण किया गया था, और इस बांध की वजह से ही क्या है, इन जलाशयों का निर्माण हुआ था, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। हाँ, धौलावीरा से एक और इम्पोर्टेंट चीज पूछी जाती है, धौलावीरा से सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ पर जो जल निकासी थी, सर्वोत्तम जल निकासी की व्यवस्था कहाँ से मिली है हमको, वो मिली है धौलावीरा से। और जो नगर हैं
वो 3 भाग में विभाजित हैं। ये भी सिर्फ और सिर्फ कहां से मिला है? धौलावीरा से हमको मिला है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। क्लियर? चलो दोस्त आगे बढ़ेंगे। आगे पूछा गया है कि सिंधु घाटी में शिल्प उत्पादन के लिए सीपियां कहां से प्राप्त की जाती थी? सीपियां मतलब क्या होता है? सेल्स जो होते हैं, या फिर जो एक तरह से आप मोती बोल लीजिए, वो कहां से प्राप्त होते थे? तो एक जगह थी जिसका नाम था नागेश्वर। नागेश्वर से क्या प्राप्त किया जाता था? सीपियों को प्राप्त किया जाता था। क्या प्राप्त किया जाता था दोस्त? सीपियां। ठीक है, यहां पर अगर आप देखेंगे तो कुछ है, जैसे मनके कहां से मिलते थे? चनहुदड़ो और लोथल से। मुहरें कहां पर मिली हैं हमको? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में। महान स्नानागार कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो पर। अन्नागार हड़प्पा में भी है, मोहनजोदड़ो में भी है और कालीबंगा में भी है। कृषि के जो प्रमाण हैं वो कालीबंगा और बनवाली से मिले हैं। कालीबंगा से हमें क्या मिला है? जुते खेत के साक्ष्य। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो जो जो पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। और दोस्त, ये जो कथा जैसी एक स्टोरी चल रही है, इसको हल्के में मत लेना। अगर यहाँ तक पहुंचे हो तो पूरा देख के जाना। दावा है कि जो भी पेपर होगा आपका उसमें बहुत ही खतरनाक तरीके से करके आएंगे। ठीक है, फिर मृदभांड जो है वो हड़प्पा और राखीगढ़ी से मिला है। किलेबंदी, किलेबंदी का मतलब क्या है? कि जो दुर्ग थे उनके चारों ओर एक ऊंची दीवार का निर्माण करके उनको संरक्षित किया गया था। तो किलेबंदी कहाँ पर हमको मिली है? धौलावीरा और राखीगढ़ी में। घोड़े के अवशेष सूरकोटदा, ये कहाँ पर है दोस्त? गुजरात में स्थित, मैंने आपको बताया था, वहां से मिला है। फिर तांबे के उपकरण मोहनजोदड़ो और लोथल से, है ना। उसके बाद सोने चांदी के आभूषण आपको मिले हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से। अग्नि की वेदियां जो मिली हैं वो कालीबंगा और लोथल से मिली हैं। कब्रिस्तान मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और रोपड़ से। डॉकयार्ड यानी कि बंदरगाह लोथल। और शंख का उद्योग बालाकोट से। ठीक है, सेल इंडस्ट्री कहां पर? बालाकोट और नागेश्वर। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? नागेश्वर से जो सीपियां थी, सेल्स थे, वो प्राप्त किए जाते थे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फिर आपसे पूछा गया कि कौन सा एक स्थल है जो शिल्प उत्पादन से नहीं जुड़ा है? ठीक है, शिल्प उत्पादन से कौन सा हड़प्पा का स्थल नहीं जुड़ा है? तो यहाँ पर मांडा जो है, ये कहां पर स्थित है? सबसे पहले आप लोग बताएंगे। जम्मू कश्मीर में। कहां पर है दोस्त? जम्मू कश्मीर में मांडा स्थित है। ठीक, अब किस नदी पर है? ठीक है, तो ये चिनाब नदी पर है। ये भी आप नोट कर लीजिए, चिनाब नदी पर मांडा स्थित है। ये जो है, ये शिल्प उत्पादन में कभी भी शामिल नहीं था। ठीक है, बाकी आप अगर चनहुदड़ो की बात करें तो था, बालाकोट की बात करेंगे तो था, नागेश्वर से सेल्स हम प्राप्त करते, तो ये सारी चीजें थी। लेकिन मांडा जो है ये कभी भी शिल्प उत्पादन से जुड़ा नहीं था। तो आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त मांडा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए प्रमुख शिल्प उत्पादन क्या क्या था। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया है, इसको आप यहाँ से पढ़ सकते हैं क्योंकि उतने क्वेश्चंस आते नहीं है, लेकिन अगर आ गया तो गलत नहीं होना चाहिए, इसके लिए आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हड़प्पा सभ्यता में मोतियों को बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? अब देखिए, किस सामग्री का? लकड़ी से मोती नहीं बनेगा, प्लास्टिक से मोती नहीं बनेगा, चूना पत्थर यानी कि जो एक तरह से सेल खड़ी होती है, चूना पत्थर क्या हो जाता है? सेल खड़ी, तो इससे भी मोती नहीं बनेगा। बनेगा किससे? जो कोई एक पत्थर होगा, जो कोई अलग सा होगा, कारलेनियन। ठीक है, कारेलियन जो पत्थर है, इनसे हम क्या बनाते थे? सिंधु घाटी सभ्यता में मोतियों का निर्माण हम करते थे। किसका निर्माण करते थे दोस्त? मोतियों का निर्माण करते थे। ठीक है, तो ये कौन सा पत्थर है? ये एक पत्थर है जिसका उपयोग क्या किया जाता था? सिंधु घाटी सभ्यता में मोतियों के निर्माण के लिए किया जाता था। अगर आप इसमें देखेंगे तो कैमेलियन भी है, जेस्पर भी है, क्रिस्टल भी है, क्वार्ट्ज भी है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लाजवर्द वगैरह जो है, ये सारी चीजें हैं। इनका प्रयोग कहाँ पर किया जाता था? मोतियों को बनाने के लिए किया जाता था। क्लियर? फिर उसके बाद दूसरा पूछा गया आपसे मोहरों के बारे में, कि मोहरें जो पाई गई वो एक क्या होती थी? 2x2 की वर्गाकार होती थी। इनका उद्देश्य किस लिए होता था? व्यापार के लिए इनका प्रयोग किया जाता था।
और ये किसकी बनी होती थी? तो जो मुहरें बनती थी सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्त, वो बनती थी सेल खड़ी की। ठीक है, किसकी बनती थी? सेल खड़ी की मुहरें बनती थी। और इनका प्रयोग किसके लिए किया जाता था? व्यापार के लिए किया जाता था। व्यापारिक उद्देश्य के लिए इनका निर्माण किया जाता था। ठीक है, और इसका जो एक साक्ष्य मिला है वो लोथल बंदरगाह से भी मिला है, जिससे क्या साबित होता है कि लोथल जो है एक बंदरगाह था जहां से क्या है व्यापार किया जाता था। ठीक है, तो ये भी आप लोग समझेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। अब यहाँ पर बहुत ध्यान देना, एक मुहर है जिसको हम पशुपति की मुहर बोलते हैं। ठीक है, किसकी? पशुपति की मुहर बोलते हैं। अब इस मुहर से हमेशा से क्वेश्चन आता है और ये मुहर की फोटो है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हाथी का चित्र है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एक गैंडे का चित्र है, यहाँ पर देखेंगे तो एक बाघ भी है, यहाँ पर आप देखेंगे तो एक भैंस भी है, नीचे आप देखेंगे तो क्या है? हिरण है। ठीक है, तो ये सारे जानवर हैं, है ना? और ये कौन है? एक इनको बोला गया है, ये जो बैठे हुए हैं ये कौन है? पशुपति हैं। ठीक है, ये कौन है? पशुपति हैं और इनके चारों तरफ ये क्या है? जानवर है। ठीक है, ये यहाँ पर आपको बताया गया। ठीक, इसको आप बहुत ही शानदार तरीके से याद रखिएगा कि इसमें कौन कौन है। तो इसमें गैंडा है, बैल है, हाथी है, बाघ है, भैंस है और हिरण है। क्योंकि पेपर में जब आपसे पूछा जाएगा तो वो पूछा जाता है कि पशुपति की मुहर में निम्नलिखित में से कौन कौन से पशुओं को दर्शाया गया है या फिर निम्नलिखित में से कौन सा पशु नहीं है, और ऑप्शन में आपको शेर भी दे देता है और गाय भी दे देता है। और इन्हीं दो में लोग गाय को सोचते हैं कि गाय तो थी ही और टिक मारकर चले आते हैं। ऑप्शन आपका हो जाता है गलत, नंबर आपके कट जाते हैं। ठीक है, चलो फिर आगे आप देखेंगे तो प्रसिद्ध जो मुहरें थी, एक पशुपति की मुहर थी जिसको मैंने आपको बताया, फिर उसके बाद गैंडे की मुहर थी। ठीक है, इसको यहाँ पर व्यापारिक उद्देश्य के लिए जो है वो प्रयोग किया जाता था। बैल वाली मुहर भी थी, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये क्या है? ये बैल वाली मुहर है। ठीक है, क्लियर? तो ये सारी मुहरें थी जो अलग अलग उद्देश्य के लिए प्रयोग की जाती थी। इसमें अगर आप अगर डीप में जाके पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि मुहरों में छेद करके इसको जैसे ताबीज के रूप में भी लोग पहनते थे। तो इससे पता चलता है कि ये क्या था? एक अंधविश्वास भी उस समय वहां पर व्याप्त था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्त आपसे पूछा गया है कि किस स्थान पर नटराज की मूर्ति जो है वो खोजी गई है या फिर एक नटराज की आकृति की खोज की गई है। तो ये हड़प्पा से ही की गई है। कहां से? हड़प्पा से नटराज की जो एक आकृति है इसकी खोज की गई है। ठीक है, किसकी खोज की गई है? यहाँ पर नटराज के आकृति की। और ये क्या है? ये दाढ़ी वाले बाबा हैं, इन्हीं को पशुपति भी बोला गया है, इन्हीं को दाढ़ी वाले बाबा भी बोला गया है, बहुत सारी चीजें इनको बोली गई हैं। तो यहाँ पर इनको जोड़ा जाता है किससे? भगवान शिव से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग जो है वो बहुत ज्यादा देवी देवताओं में विश्वास नहीं रखते थे। ये पूजा करते थे किसकी? पशुपति की। ये पूजा करते थे प्रकृति की, है ना? किसकी? प्रकृति की। और पशुपति को क्या बोलते थे? पशुपति को ये मतलब जो जानवर होते थे जानवरों का देवता मानते थे। ठीक है, किसके देवता मानते थे? जानवरों का देवता मानते थे। और प्रकृति को ये क्या मानते थे? प्रकृति की पूजा करते थे। यहाँ पर आपको एक मूर्ति भी, एक साक्ष्य भी मिला है जिसमें एक महिला के गर्भ से निकलता हुआ वृक्ष भी दिखाया गया है ना? तो ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका? पशुपति जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसकी पूजा करते थे हड़प्पा के लोग? तो सभी लोग बताएंगे पशुपति की पूजा करते थे। फिर आपसे पूछा गया है 1944 में किसने जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है उसके महानिदेशक के रूप में पद ग्रहण किया और हड़प्पा का खुदाई किया? तो देखिए, हड़प्पा की जो खुदाई का कार्य है वो किसकी देख रेख में हुआ? तो वो मार्टिमर व्हीलर थे। ठीक है, REM व्हीलर थे, तो इनकी देख रेख में हुआ। लेकिन किया किसने? तो उसकी खोज की थी किसने? दयाराम साहनी ने। ठीक है, किसने की थी? दयाराम साहनी ने खुदाई करवाई थी, है ना? कब? 1921 में। और राखल दास बनर्जी ने कब किया था? 1922 में। किसकी? मोहनजोदड़ो की, है ना? ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ईयर दिया हुआ है और ये जो खोज करता है उनके नाम दिए हुए हैं। तो बहुत ही
आराम से, बहुत ही शांति से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे। और ये जो इम्पोर्टेंट नाम है और ईयर हैं, जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, लोथल, धौलावीरा, कालीबंगा, ये सब इम्पोर्टेंट है और इनको आप आराम से याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे आते हैं। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर अक्सर देखा जाता था? तो लोमड़ी नहीं, हिरन सिर्फ पशुपति की मोहर पर, सांड और शेर। देखिए शेर भी सिर्फ पशुपति की मोहर पर देखा गया था। सबसे ज्यादा जो मोहरें थी, मैंने आपको बताया भी था कि बैल की मोहर जो है वो प्राप्त हुई है। प्रयोग किसमें होता था? व्यापार में। उद्देश्य क्या था इसका? व्यापार करना। तो जो सांड की मोहर है, इसका प्रयोग हम किसमें करते थे? व्यापार में करते थे। यहाँ पर एक मोहर है, गैंडे की भी मोहर है। ठीक है, अब इसको गैंडा बोल लीजिए, या फिर आपने एक मूवी देखी थी मोहनजोदाड़ो, जो ऋतिक रोशन की मूवी आई थी, उसमें भी दिखाया गया था इसको, एक यूनिकॉर्न दिखाया गया था, एक सींग वाला सांड दिखाया गया था। ठीक है, तो उसके नाक पे ऐसे लंबी सी सींग होती है ना, तो आप लोगों ने देखा होगा। तो उसकी भी जो मुहरें हैं वो हमें प्राप्त होती हैं। ठीक, यहाँ पर अगर आप देखें तो एक सींग वाला जानवर यानी कि यूनिकॉर्न, तो इसकी भी जो मुहरें हैं वो हमको प्राप्त होती हैं। ठीक दोस्त, चलो आगे बढ़ेंगे। आगे आपसे पूछा गया है कि कौन सा शहर विशेष रूप से शिल्प को समर्पित था, जहां पर मनका बनाया जाता था, खोल की कटाई होती थी, धातु आदि के काम, तरह तरह की चीजें होती थी। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क होने वाला है और कमेंट बॉक्स में जो यहाँ तक आ गए हैं वो आंसर दे के जाइएगा। उसके बाद फिर यहाँ तक जो होता है, ये हमारा सेशन जो है वो एंड होता है। अब इसके रिस्पॉन्स पर हम डिसाइड करेंगे कि अगला सेशन आप लोगों के लिए लाएं कि ना लाएं। और उम्मीद करता हूं आपको ये जो चीजें हैं वो पूरी समझ में आई होंगी। ठीक है दोस्त, तो मिलेंगे आप लोगों से अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।